अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के सेकेंडरी केमिस्ट्री का जो पेपर है, प्रीलियम पेपर, वो यहाँ सॉल्व करूँगा। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो इस साल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो है वो एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे। ठीक है बेटा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, तमाम स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि जो है वो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 0300 215 2272। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मेरे केमिस्ट्री के नोट्स रिक्वायर्ड हैं या मेरे टारगेट पेपर्स आपको रिक्वायर्ड हैं या एनईडी के या फिर एमडी कैट के पास पेपर्स वॉट एवर इनके ऑथेंटिक पीडीएफ्स आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो मैं एक बहुत मिनिमम कॉस्ट पर आपको तमाम मटेरियल्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। तो इनमें से अक्सर जो मेरे बनाए हुए हैं या इसके अलावा भी। तो इसके अब तो स्टार्ट करते हैं अब अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं 17 एमसीक्यूज़ आते हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री के पेपर में। तो वन बाय वन तमाम एमसीक्यूज़ को जो है वो यहाँ पर हम इसके आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप भी इसको कोशिश कीजिएगा समझने की तमाम एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चैप्टर 1 से एमसीक्यूज़ है। तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज़ होती है, और अगर हम वन ए ग्रुप की बात करें तो ये वन ए ग्रुप हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई वो लिथियम की आ गई। दैट्स वाई लिथियम हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, जो हमारा सी ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज़ भी चैप्टर 1 से है कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए बेटा, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का ये हमारे पास एक एक ऑर्डर रहता है कि एच एफ की बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और एच आई की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। और जिसकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कम होती है वो ईजिली हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है और वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एच आई जो यहाँ पर है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड एमसीक्यू इज द एलिमेंट विच डू नॉट फॉर्म कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस। कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस कौन नहीं बनाता, ये चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ है। तो जिंक हम जानते हैं कि कलर जो है वो कलरफुल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। इसके पीछे वजह क्या है कि उसके फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा होता है कि अगर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो फिर उस सूरत में जो है वो कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जिंक जो है वो वाइट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। फोर्थ एमसीक्यू है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCO5 इज डैश। तो ये भी चैप्टर 2 का एमसीक्यूज़ है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, दिस इज पेंटा कार्बोनिल आयरन। तो इसमें अगर हम आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कार्बोनिल वैसे ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये आयरन के भी हमारे पास की ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो आ जाएगी। तो ये हमारा जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। एमसीक्यूज़ 5 है द लिक्विड स्टेट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड। ये चैप्टर 3 है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो लिक्विड स्टेट में पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, मतलब खाम तेल। सिक्स एमसीक्यूज़ है, ये भी चैप्टर 3 से है कि द फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश। पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, जो असल में कौन सा कंपाउंड था, फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं यूरिया को कहा जाता है। तो ये यूरिया जो है वो वोहलर नाम के साइंटिस्ट से सबसे पहले अमोनियम साइनेट से बनाया था। अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है NH4CNO। ठीक है। सेवन्थ एमसीक्यूज़ है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ असाइल हैलाइड इज डैश। तो असाइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो तो हमारे पास होता है दिस इज़ RCOX। तो C डबल बॉन्ड OX ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से मुराद ली जा रही है जर्नल फार्मूला। तो जर्नल फार्मूला होता है RCOX। ठीक है। असाइल हैलाइड का इसी को हम लोग जो है वो एसिड हैलाइड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एसिड हैलाइड। एट्थ एमसीक्यूज़ है द कॉमन नेम ऑफ 6 मेंबर्स कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इज कॉल्ड डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOH, इसका 6 मेंबर्ड कंपाउंड क्या कहलाता है। तो देखो कॉमन नेम पूछा जा रहा है, तो कॉमन नेम के लिए आपको याद करना होता है कि फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइल, वेलर, कैप्रो। तो 6 कार्बन होते हैं कैप्रो में, तो ये हमारा कैप्रोइक एसिड हो जाएगा, C5H11COOH। इसी को IUPAC नेम हम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेक्सानोइक एसिड। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 9th है द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बेंजीन इज डैश। देखो बेंजीन के अंदर चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, दोनों की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम रहती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये हमारे पास 9th एमसीक्यूज जो था वो चैप्टर 5 से था, हाइड्रोकार्बन से। 10th एमसीक्यूज है मार्कोनिकोफ रूल इज एप्लीकेबल इन डैश। ये भी चैप्टर 5 से है।
तो मार्कोनिकोफ रूल आपको पता है सिर्फ एसिमेट्रिकल एल्कीन्स में लगता है, और इन चारों में से एसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास ये सी ऑप्शन में है, तो यहाँ मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होगा। 11th है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडरगोस एडिशन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म डैश। अब आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब CO2 से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और अगर यहाँ पर अगर हम CH3 यूज़ कर लें अगर R की जगह पर, तो सूरत में हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो एसिटिक एसिड मिलेगा, दैट इज CH3COOH। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 से आया है, अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस के टॉपिक से है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड। 12th है द फॉलोइंग इज अ ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इनमें से कौन सा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का क्या होता है बेटा, जिसमें 3 OH ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ये बेंजीन रिंग के साथ अगर 3 OH ग्रुप इस तरह लगा दिया जाए, दिस इज कॉल्ड पायरोगेलॉल, ये कॉमन नेम है और यही ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। 13th MCQ चैप्टर 8 से आया, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, कि द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक/Hg एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड डैश। तो ये कहलाती है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें अल्केन की फॉर्मेशन होती है। 14th MCQ चैप्टर 10 से आया कि द नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज डैश। तो नॉर्मल रेंज जो ग्लूकोज का ब्लड में होता है वो 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 डेसीलीटर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। 15th MCQ है द ग्रीन हाउस गैस इज डैश। तो चैप्टर 12 से है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कि ग्रीन हाउस गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, डी ऑप्शन। 16th MCQ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेन डैश। ये चैप्टर 6 से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन किसी मेटल एटम से कनेक्टेड होता है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम के साथ कनेक्टेड होता है, देन हैलोजन होता है। 17th और लास्ट MCQ द फॉलोइंग इज यूज एज pH कंट्रोल एजेंट। तो pH कंट्रोल एजेंट हमारे पास बेटा बेंजोइक एसिड होता है, तो बेंजीन के साथ COOH लगा होता है, और ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये आदम जी साइंस कॉलेज के 17 MCQs जो हैं जो प्रीलियम पेपर में आए थे। इसके बाद सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें इनऑर्गेनिक पोर्शन पहले होता है, फिर ऑर्गेनिक पोर्शन आता है। तो इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री का पोर्शन, इसमें सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा ये कि मैं आपको रीजंस बता देता हूँ कि वाई क्रोमियम एग्जिस्ट इन 4s1,3d5 बट नॉट इन 4s2,3d4। चूँकि 4s1,3d5 हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और 4s2,3d4 जो होता है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेकंड रीज़न है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास 4s से बॉन्डिंग करते हैं और 3d से भी बॉन्डिंग करते हैं, इसकी वजह से इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोहेलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल। तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है? चूँकि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो वो इंक्रीज होते रहती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। लास्ट रीज़न है गैलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडिया देन एल्यूमिनियम डिस्पाइट बीइंग बिलो द एल्यूमिनियम इन ग्रुप 3a। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको इसके रीजंस बता देने। उसके बाद थर्ड है क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई इसके IUPAC नेम्स आप बताएं इन चारों कंपाउंड्स के। तो लाइन से मैंने चारों के लिख दिए। फर्स्ट वाला है टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, सेकंड है ट्राईअमाइन, ट्राईअमाइन है, फिर ट्राई नाइट्रो, फिर कोबाल्ट 3, चौथा है हमारे पास पेंटा एक्वा क्लोरो प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, और चौथा जो है हमारे पास इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनो क्यूपरेट 2। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इसके नेम्स हमारे पास आ गए। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर एक क्वेश्चन ये है, मैं रिएक्शंस वगैरह मैं सॉल्व कराऊंगा आपको इसमें कि गिव द केमिकल टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग Na2। इथीन, इथाइन, इथेनॉल, फिनॉल, एल्डिहाइड, इनके केमिकल टेस्ट देने। तो मैंने लाइन से केमिकल टेस्ट यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। इथीन के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे तो ब्राउन कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इथाइन के लिए क्या करेंगे? दिस इज़ इथाइन। इथाइन के लिए क्या किया जाएगा कि जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे तो वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन होगी। तो इथाइन चूँकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इथेनॉल के लिए हम क्या करेंगे? इथेनॉल के लिए एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो एस्टर और वाटर बनेगा, और जब एस्टर बनेगा तो इसकी हमारे पास एक तरह से जो फ्रूटी स्मेल है, फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ हमारे पास रिएक्शन है फिनॉल का। तो फिनॉल में हम जस्ट ब्रोमिनेशन कर देंगे। जब फिनॉल की ब्रोमिनेशन की जाती है तो ये हमारे पास 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनता है, और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। ये फिनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट है। लास्ट अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में क्या किया जाता है कि एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम इससे कर दें डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट।
तो अगर इसके रिएक्शन अगर हम टोलेंस रिएजेंट से कर दें तो उस करने पर अमोनियम फॉर्मेट, अमोनिया सिल्वर मेटल और तो वाटर बनता है। तो सिल्वर मेटल क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है तो सिल्वरिंग हो जाती है। तो इससे पता लग जाता है कि हमारे पास ये जो है वो एल्डिहाइड, हमारे पास कोई कंपाउंड में हमारे पास एल्डिहाइड मौजूद है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन 10 है, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन एंड इथाइन। तो इथीन और इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर आपके सामने इथीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और ये हमारे पास जो है वो इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉ हो गया। तो ये देख सकते हैं किस तरह से ड्राइंग इसकी होती है। उसके बाद इक्वेशंस भी लिखनी है ओजोनोलाइसिस की, इथीन इथाइन की। तो ओजोनोलाइसिस में ओजोन से रिएक्शन होता है, O3 है, दिस इज कॉल्ड ओजोन। तो इथीन का रिएक्शन और इथाइन दोनों का रिएक्शन ओजोन से करा देंगे। अब होगा क्या हमारे पास के पहले स्टेप में तो दोनों में हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। तो ओजोनाइड के रिएक्शन जब जिंक से करते हैं तो इथीन के केस में हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब हम इथाइन के केस में जब ओजोनाइड का रिएक्शन जिंक से किया जाता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल का बनता है, जिसको 1,2 ईथन भी हम इन IUPAC नेम कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, गिव द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को इन कंपाउंड्स में चेंज करना है, एस्टर, अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, तो एस्टर बनाने के लिए तो सिंपल हम एस्टरिफिकेशन कर लेंगे, पहला वाला हमारे पास हो जाएगा। तो ये एस्टरिफिकेशन हो गई तो एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। ये जो जनरल फार्मूला, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर। अमाइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से कराया गया। तो पहले अमोनियम हमारे पास जो है वो अल्कानोइड बन जाएगा, देन इसको हीट करेंगे तो अमाइड बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज कंपाउंड इज कॉल्ड अमाइड, ये अमाइड बना। एसिड एनहाइड्रेट बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लेंगे, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है हाई टेम्परेचर पर। तो एसिड एनहाइड्रेट बनेगा और साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। और अगर हमें ऐसे असाइल हैलाइड बनाना है तो असाइल हैलाइड क्या होता है, RC+OX। तो ये कैसे बनेगा कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो ROCl हमारे पास बन जाएगा। तो दिस इज असाइल हैलाइड। तो ROCl नहीं बनेगा, सॉरी, दिस इज RC+OCl बन जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी। तो ये हमारे पास सारे रिएक्शन बेटा इसके जनरल रिएक्शन के फॉर्म में मैंने इसको कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद द फॉलोइंग। बेंजीन का रिएक्शन इन सब से कराएंगे तो बताएं क्या बनेगा। तो बेंजीन की जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये एडिशन रिएक्शन होगी और हमारे पास ये जो कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे बेंजीन के। CH3COCl, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। जब एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे बेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो हमारे पास एक लेविस एसिड है, तो एसिटोफिनोन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी। और जब नाइट्रिक एसिड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा और वाटर रिलीज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये सारे बेंजीन के हमारे पास रिएक्शंस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए। क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, हाउ कैन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ कि मतलब रिएक्शन जो करना है डायजोनियम सॉल्ट और इमीन बनाना है। तो डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए बेंजीन का अमाइन का रिएक्शन, दिस इज अमाइन का रिएक्शन कराना होगा नाइट्रस एसिड के साथ, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास जो बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड डायजोनियम सॉल्ट और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। और अगर इमीन बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमाइन का रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास इमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से जो हमारे पास वाटर है, वाटर यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद एग्जांपल, हाउ दिस कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एसिटिक एसिड बनाना है और मीथेन बनाना है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए हमने मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, CO2 से रिएक्शन किया। तो पहला तो हमारे पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास एक बनेगा और उसके बाद फिर हम इसकी क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H+ और OH- में ब्रेक होगा तो हमारे पास ये एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और साथ में एक बाय प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। मीथेन बनाने के लिए सिंपली हाइड्रोलिसिस कर देने को ग्रिग्नार्ड एजेंट की, तो मीथेन बन जाएगा, दिस इज मीथेन, और साथ में बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लुकस रिएजेंट। लुकस रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का एक मिक्सचर होता है और इसको हम डिस्टिंग्विश टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब किस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और जब लुकस रिएजेंट से इसके रिएक्शन कराते हैं
तो 3 डिग्री अल्कोहल में तो फ़ौरन से वाइट पीपीटी बन जाती है बिकॉज ये मोस्टली एक्टिव होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल में वाइट पीपीटी अपीयर होती है हीटिंग पर, जबकि 1 डिग्री पे कभी भी वाइट पीपीटी अपीयर नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ है। और एक ये भी कह रहे हैं कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए जब उसको एसीटोन से रिएक्शन करेंगे, मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, तो पहले तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा बनेगा, फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा ये 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास बनेगा, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया और साथ में एक बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन 14 है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, सेक्शन बी में आते हैं ये सवाल, इसके IUPAC नेम लिखने हैं। फर्स्ट वाले का तो बड़ा सिंपल है, ब्यूट 3-इन-1 ओइक एसिड बन जाएगा इसका ये। सेकंड वाला जो हमारे पास है इसको मैंने यहाँ बना दिया है, आई थिंक सो, हाँ यहाँ बनाया है। तो ये एक एस्टर है, इसको हमने ओपन कर दिया पहले यहाँ पर, तो ये आइसोप्रोपाइल हेक्सानोएट हमारे पास बना, तो क्योंकि ये एक एस्टर था तो एस्टर के लिहाज से नेमिंग कर दी। थर्ड वाला जो हमारे पास है वो ये स्ट्रक्चर ये इस तरह से खुलेगा, ये एक कीटोन है, तो ये 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटन थ्रियोन हमारे पास बनेगा, ये इसका आंसर है। फोर्थ स्ट्रक्चर को इस तरह से ओपन किया, ये एक ईथर है, दिस इज़ ईथर, और ये हमारे पास बनेगा दिस इज़ 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा ये चारों नोमेनक्लेचर के आंसर हो गए आदम जी साइंस कॉलेज के। इसके बाद सेक्शन सी में आते हैं, डिटेल क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, और इसमें सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड देखो इसमें आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी लाजमी करें। और इक्वेशन से बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बता दें, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बता दें। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम क्या बता सकते हैं, कोई भी ले लें, जैसे कि कॉपर ले लेते हैं। कॉपर की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कहते हैं H2SO4 से, तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट बन जाता है ऑक्सीडाइज होकर, और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर SO2 बना लेता है और वाटर रिलीज़ हो जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे करेंगे तो तो हम क्या कर लें, कुछ भी ले सकते हैं, C2H5OH ले लिया, और जब इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ से इसमें से वाटर रिमूव कर देगा, तो C2H4 हमारे पास इथीन बन जाएगा। तो ये इसमें रिएक्शंस में आपको बताना है। उसके बाद बी जो हमारे पास है उसमें क्या है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस। तो ये बैलेंस इक्वेशन बतानी है, तो ये कंप्लीट एंड बैलेंस करना होता है इक्वेशंस को। तो देखते हैं इक्वेशंस को यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, मैग्नीशियम इज हीटेड विथ नाइट्रोजन गैस। देखो Mg + N2। तो देखो सारी रिएक्शन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको मैं सिखा सकता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का जब नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा तो दिस विल बी फॉर्मिंग Mg3N2। तो Mg3N2 बनेगा बैलेंस करने के लिए, जहाँ पर अगर हम Mg3N2 है ना तो 3 बस लगा देंगे, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सेकंड है फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। देखो जब F2 और O2 का रिएक्शन एक साथ जब हम करेंगे तो ये हमारा OF2 बन जाएगा वैलेंसी इंटरचेंज होने से। बैलेंस करने पर यहाँ पर हाफ लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर। तो ये तो मैंने अभी पीछे देख लिया। अच्छा, नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ है, तो ये कॉपर का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा तो कॉपर नाइट्रेट पहले हमारे पास बनेगा CuNO3 ट्वाइस, और कंसनट्रेटेड है तो NO2 बनेगा और साथ में वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन बनेगा। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन, तो बैलेंस करते हैं। देख लें कि कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 2 और 1 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 4 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, और हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। अब कॉपर 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 3 12 हो गया, 2 6 6 4 10 और 2 12। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो बेटा अब फोर्थ इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो मैं तो बड़े फास्ट कर रहा हूँ चूँकि मेरी प्रैक्टिस है, तो आप इसको देख लें किस तरह से मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन ऑफ कास्टिक सोडा विथ एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन कास्टिक सोडा मतलब NaOH से किया जाएगा बेटा, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज़ होगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो LaL + NaOH, तो NaAlO2 दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन यहाँ पर होती है। अब अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें
तो एल्यूमिनियम 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन। अच्छा, अगर यहाँ पर टू हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर लें तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे भी 2 कर लें, यहाँ पे भी 2 कर लें, तो देखिए एल्यूमिनियम 2 हो गया, बैलेंस है, सोडियम 2 हो गया, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 टू द 4 यहाँ पर हो गया ना, ऑक्सीजन 2 टू द 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो शायद यहाँ पर हमारे पास वाटर रिलीज़ होता है, H2O रिलीज़ होता है यहाँ पर, तो 2 टू द 4 और 1 5, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो 2 टू द 4 और 1 5, यहाँ सिर्फ 2 है, तो ये बैलेंस अभी नहीं हुआ, सो वी हैव टू बैलेंस इट। तो बेटा इस तरह से ये यहाँ पर इस समय वाटर भी यूज़ होता है, वाटर यहाँ पर रिएक्टेंट में होता है, मैंने नहीं लिखा था, तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5th इक्वेशन हम करते हैं कि क्लोरीन गैस इज पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, कि क्लोरीन गैस को हम पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन से कास्टिक सोडा के सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये हमारे पास होगा NaOH प्लस Cl2। तो NaOH और Cl2 का रिएक्शन अगर हम एक साथ कराते हैं, तो जब NaOH का रिएक्शन Cl2 से कराया जाता है तो NaClO3 बनता है, NaCl बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा चैप्टर नंबर 1 से है। उसके बाद रिएक्शन नंबर 6 हम करते हैं, रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विथ ऑक्सलेट आयन इन एसिडिक मीडियम। परमैंगनेट आयन हमारे पास कौन सा होता है, MnO4 माइनस, दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन। इसके रिएक्शन करेंगे ऑक्सलेट आयन के साथ, ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 माइनस, एसिडिक मीडियम से मुराद H+ की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारे पास होगा। तो अब इसमें क्या चीज़ हमारे पास बनेगी, सो दिस विल बी फॉर्मिंग, अब देखो MnO4 माइनस है तो ये हमारा Mn+2 में चेंज हो जाएगा, और साथ में C2O4 ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, और वाटर यहाँ पर हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से हमारे पास कंप्लीट होगा। रिएक्शन नंबर 6, इसको फिर बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, मैंगनीज 1 1 है, कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 और 1 5 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 और 4 8 है, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा लिया, ऑक्सीजन यहाँ 4 और 4 8 है, यहाँ 2 टू द 4 है, तो यहाँ पर 4 लगा लिया और यहाँ पर 8 कर लिया, तो ये इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो गए, ठीक है। 7वीं इक्वेशन क्या है भाई, रिएक्शन ऑफ लिथियम विथ ऑक्सीजन। तो Li का O2 से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा LiO, बैलेंस करने के लिए ये +1 है, ये -2 है, ये Li2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने चार्जेस को बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर हाफ लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 8वीं इक्वेशन हमारे पास रिएक्शन ऑफ आयरन विथ क्लोरीन, मतलब Fe+Cl2, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस विल फॉर्मिंग FeCl3, फेरिक क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 3/2 लगा के उसको बैलेंस कर लेंगे। 9th इक्वेशन रिएक्शन ऑफ क्रोमियम विथ स्टीम, Cr+H2O। क्रोमियम का जब स्टीम से रिएक्शन करेंगे तो क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा Cr2O3, और हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज हो जाएगी। 10th इक्वेशन है कार्बन इज हीटेड विथ नाइट्रोजन। तो कार्बन का जब नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया जाएगा तो ये हमारे पास एक वो रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 नीचे आएगी, कार्बन की 4 यहाँ इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बाकी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देंगे, और यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है क्रोमियम वाली, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, और ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ 3 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये तमाम इक्वेशंस हमारे पास हो गई। इसके बाद ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन आपके पास आता है, मिलता है कि भाई राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग, कि C8 के स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दीजिए। तो मैं 1 बाय 1 सबके बना देता हूँ, इसको फर्स्ट मान के चलते हैं। सेक प्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो ईथर तो ऑक्सीजन लगा दिया, ईथर हो गया। टर्शरी ब्यूटाइल लगाना है तो 4 कार्बन यहाँ यूज़ कर लिया, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है, तो CH3 लगा लिया, यहाँ पर CH3 लगा लिया, और यहाँ पर CH3 लगा दिया,
ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। सेक प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है सेकंड लास्ट से, मतलब अल्फ़ा कार्बन से 2 रेडिकल निकले हुए, तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो ये पहला हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। सेकंड है आइसोपेंटाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल मतलब टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और एक सेकंड लास्ट से बाहर आया हुआ है, और ये OH लगा के हमने इसको अल्कोहल बना दिया। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन लगा लें। ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये हमारे पास CH2 हो जाएगा। थर्ड है प्रोपानोइल ब्रोमाइड, अच्छा यहाँ चल रहे हैं, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, मीथेन बनाया, डाईक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन लगा दिया, डाईफ्लोरो मतलब 2 फ्लोरीन लगा दिया, ये हमारे पास हो गया डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। चौथा है अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ब्यूटाइल एल्डिहाइड का मतलब 4 कार्बन हम यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, और ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों पर आपने क्या लगा देना है, CH3 लगा देना है, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा डाई मिथाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर लें, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। अच्छा ब्यूटाइल एल्डिहाइड, सॉरी नॉट ब्यूटारिक एसिड। ये 4 हो गए। उसके बाद हमारे पास 5वां जो स्ट्रक्चर है वो मेटाजाइलिन है। तो जाइलिन क्या होता है बेटा कि बेंजीन रिंग हमने लिया, और बेंजीन रिंग में अगर हम ऊपर एक यहाँ पर OH लगा दें तो ये तो हमारा फिनॉल है, और मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दें, सॉरी जाइलिन में दोनों हमारे पास असल में CH3 ही होते हैं। तो एक CH3 हमने ऊपर लगाया और एक CH3 मेटा पर लगाया, दिस इज़ कॉल्ड मेटाजाइलिन। छठा स्ट्रक्चर कौन सा है, नियोपेंटाइल फॉर्मेट। नियोपेंटाइल फॉर्मेट 1 2 3 यहाँ से इस तरह से बना दिया। फॉर्मेट का मतलब हो गया, सॉरी ये एस्टर हमारे पास है, तो फॉर्मेट हम लेफ़्ट साइड पे बना देते हैं। तो फॉर्मेट का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O और ये H, ये फॉर्मेट हो। नियोपेंटाइल में अब राइट साइड पे नियोपेंटाइल बनेगा। अब 1 2 3 4 5 सेकंड लास्ट से 2 बाहर हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड नियोपेंटाइल फॉर्मेट, ठीक है बेटा। तो गौर से देखिए मैं किस तरह से स्ट्रक्चर्स को बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 7th है हमारे पास, दिस इज़ डाईविनाइल एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये एसिटाइलिन है। डाईविनाइल का मतलब कि 2 जगह पर C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड डाईविनाइल, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन हर तरफ लगा के हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डाईविनाइल एसिटाइलिन। इसके बाद है हमारे पास 7वें के बाद नंबर 8 हमारे पास है, दिस इज़ प्रोपानोइल ब्रोमाइड। प्रोपानोइल ब्रोमाइड ये एक एसिड हैलाइड हमारे पास है, देखो C डबल बॉन्ड O Br कर दिया, और प्रोपानोइल के लिए यहाँ पर C2H5 लगा दिया, 3 कार्बन टोटल लेने, तो ये प्रोपानोइल ब्रोमाइड हो गया। 9th इसके बाद हमारे पास है आइसोवैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 लगा दें और एक सेकंड लास्ट से बाहर कर दें, और वैलेरिक एसिड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दें। इसके बाद हाइड्रोजन पूरे कर लें, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन जो आपको पता है 4 बॉन्ड पूरे करता है, तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, 9th हो गया। उसके बाद 10th स्ट्रक्चर है हमारे पास सेक प्रोपाइल नियोपेंटाइल कीटोन। कीटोन तो हमारे पास ये होता है। अब सेक प्रोपाइल नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल तो बनाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि 5 कार्बन होंगे टोटल, सेकंड लास्ट से 2 बाहर जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड नियोपेंटाइल, दिस इज़ कॉल्ड नियोपेंटाइल। और सेक प्रोपाइल मतलब टोटल 3 कार्बन, सॉरी सेक प्रोपाइल का मतलब इस तरह से 3 कार्बन होंगे, अल्फ़ा कार्बन से 2 बाहर होंगे, और हाइड्रोजन पूरे कर लें, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। इसके बाद 11th स्ट्रक्चर है पायरोगेलॉल, उसके बाद बेंजामाइड है। पायरोगेलॉल को तो मैंने आपको इससे पहले भी MCQs में भी आया था, ये ट्राईहाइड्रिक के अंदर फिनॉल के अंदर के बेंजीन रिंग के साथ अगर 3 OH ग्रुप्स अगर आपने अटैच किए हैं, इफ़ यू हैव अटैच 3 OH ग्रुप्स देन दिस इज़ कॉल्ड पायरोगेलॉल। बेंजामाइड किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग ले लें और उस बेंजीन रिंग के साथ अगर आपने C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दिया, दिस इज़ कॉल्ड बेंजामाइड, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 6A है लॉन्ग क्वेश्चन में, स्टेप वाइज मैकेनिज्म SN1 SN2 करना यूनिमोलिकुलर बाय, तो ये तो जाहिर सी बात है नोट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे।
एंड आल्सो गिव इक्वेशन देनी है फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइल हैलाइड को इन सब में कन्वर्ट करना है, थाइयोल में करना है। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, RX ले लिया। अब थाइयोल बनाने का मतलब क्या होता है बेटा कि इसका KSH से रिएक्शन कर दें, ठीक है। जब हम इसका KSH से रिएक्शन करेंगे तो ये RSH बन जाएगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड थाइयोल, ये जिसको मरकप्टन भी कहते हैं, और साथ में HX हमारे पास रिलीज हो जाएगा। प्राइमरी अमाइन बनाना है तो RX का रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं, किससे कर लें, सोडामाइड से कर लेते हैं, NaNH2 से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास RNH2 बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, और साथ में सोडियम हैलाइड NaX बन जाएगा। तीसरा है ईथर बनाना है, तो ईथर बनाने के लिए RX का रिएक्शन RONA से कर लेते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो ये हमारे पास ROR बन जाएगा, ROR प्लस NaX, सोडियम हैलाइड यहाँ पर भी रिलीज़ हो जाएगा। एस्टर बनाना है RX के साथ, तो इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं RCOONA, RCOONA के साथ, और ये हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बी फॉर्मिंग RC डबल बॉन्ड OR, मतलब एस्टर बन जाएगा, साथ में इसके NaX, सोडियम हैलाइड हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एस्टर, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस हमारे पास हो गए। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो सवाल है, क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें काफ़ी सारे इक्वेशंस यहाँ पर हमें बनाने हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं, और करके भी आए हुए हैं तो काफ़ी सारे इक्वेशंस हैं। तो वन बाय वन देखते हैं, पहले बी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है भाई, फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ थायोनाइल क्लोराइड। इथेनॉल होता है C2H5OH, तो बेटा इथेनॉल हमारे पास होता है C2H5OH, उसके रिएक्शन हम लोग करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। जब SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो दिस विल बी फॉर्मिंग C2H5 थायोनिल क्लोराइड से करें ना तो C2H5Cl अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास बनेगा। दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकंड आपसे क्या कह रहे हैं, सेकंड आपसे कह रहे हैं कि लाइक कि आप जो है वो कहाँ से ये वाला कर लें, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें, मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कर दें। तो अब ये सेकेंडरी अल्कोहल लिखा हुआ है तो हम इसमें जनरल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं जनरल फार्मूला से कर लेता हूँ, दिस इज़ R, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फिर यहाँ पर रेडिकल, फिर यहाँ पर OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है बेटा, ठीक है, सही है, ये H आ गया। इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो नेचुरल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, और नेचुरल ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं Cr2K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी क्या करेगा यहाँ से कि दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ऑक्सीडेशन करनी है तो कीटोन बन जाएगा हमारे पास, और कीटोन के साथ वाटर रिलीज हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद थर्ड इक्वेशन हमारे पास है एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये भी हम लोग इसको जनरल फॉर्मूले से कर लेते हैं, ROH प्लस RCOOH। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास होगा, तो ये बन जाएगा RCOOR, और उसके साथ वाटर रिलीज़ होगा, ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है वार्म टेम्परेचर पर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, ये तीसरा हो गया, फोर्थ है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करनी है, रिवर्स जाना है, इसका मतलब है। तो देखो RCOOH है ना, जब इसको रिवर्स जाएंगे, रिडक्शन करेंगे, अब रिडक्शन मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर लेते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर जो कि हम स्टेप वाइज कर सकते हैं, रिडक्शन दो तरह से हो सकती है, हम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं या फिर कोई माइल्ड सा PCC यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको बस एक स्टेप में रिड्यूस करेगा और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है RCOH में, और वाटर रिलीज़ हो जाएगी, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन।
क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जाती हैं, ठीक है। तो अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि अगर हम कोई अमाइन लेते हैं इसमें, ठीक है, या एल्डिहाइड लेते हैं, सॉरी, तो हम एल्डिहाइड लेते हैं, कोई भी फॉर्म एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे फॉर्म एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये फॉर्म एल्डिहाइड ले लिया, और उसके रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन से हम लोग इसका रिएक्शन जैसे कि करा देते हैं, ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ कर लेते हैं H, और ये हमारे पास रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, लाइक NaHG के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, सोडियम/Hg इसके प्रेजेंस में होता है, ठीक है, एमलगम होता है इसका ये, और यहाँ पर हमारे पास Na/Hg होता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। अब ये क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये वाटर को रिमूव करेगा, टोटल 4 हाइड्रोजन लेंगे और ये मीथेन बना देगा हमारे पास, और साथ में वाटर को रिमूव कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की कंट्रोल ऑक्सीडेशन करनी है, तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे, जैसे कि ये बेटा ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ गया, जब हम इसकी कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन हम कर तो रहे हैं लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल करने पर क्या होगा कि इसमें हम लोगों को एक ही स्टेप मिलेगा, और हम बजाय एल्डिहाइड बनाने के हम यहाँ पर इसमें बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास RCOH बन जाएगा और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, तो ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की ऑक्सीडेशन करनी है। और फिनॉल की ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी, तो जैसे ही हमने फिनॉल लिया और फिनॉल की ऑक्सीडेशन करनी है, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया। अब ये इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, और उससे एक कंपाउंड हमारे पास बनता है इस टाइप का, यहाँ डबल बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक, यहाँ पर O, इसको बेंजोक्विनोन कहते हैं, और साथ में इसके वाटर रिलीज़ होता है। डाउस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जो है वो फिनॉल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए डाउस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये 2 स्टेप का प्रोसीजर होता है। पहले स्टेप में हमारे पास इसमें सोडियम फिन ऑक्साइड बनता है, इसके बाद फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग HCl से कराते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड डाउस प्रोसेस। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है कि दिस इज़ डायजोनियम सॉल्ट, तो दिस इज़ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, वाटर से रिएक्शन करना है। तो हुआ क्या हमारे पास, एक तो मॉलिक्यूल इसमें हमारे पास फिनॉल का बनता है, साथ में N2 अलग हो जाता है, और N2 अलग होने के साथ यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट हो जाती है। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम लोगों ने बना लिया। लास्ट इसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। अब सोडियम एसीटेट क्या होता है, जैसे CH3COONA। अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए इसका रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम से करते हैं, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। अब इससे क्या होता है बेटा कि मीथेन हमारे पास बनता है, अल्केन, और साथ में सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन कहलाती है। तो ये सारी इक्वेशन मैंने इस मरून कलर के मार्कर से मैंने ये सारी लिख दी। अब इसी तरह और करके दूसरी इक्वेशंस भी आ रही हैं, तो मैं उसको लेट से कि कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इथेनॉल फ्रॉम इथीन, पहले ये करते हैं, इथेनॉल बनाना है इथीन से, तो ये इसका फर्स्ट हो गया। तो इथेनॉल बनाना है इथीन से, तो देखो C2H4 ले लो, उसके साथ रिएक्शन नॉर्मली आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा C2H5OH, इथेनॉल। सेकंड इसको मान के चलते हैं एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनाना है, तो प्राइमरी अल्कोहल में नॉर्मली हम लोग इथेनॉल यूज़ कर लेते हैं। जब हम लोग इथेनॉल यूज़ करेंगे और इसकी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन रिलीज और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास। थर्ड रिएक्शन में आपसे क्या कह रहे हैं, थर्ड रिएक्शन में आपसे कह रहे हैं कि इथाइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड से इथाइन बनाइए। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि कार्बन ले लिया हमने, यहाँ पर 2 Cl ले लिया तो ये विसिनल डाइहैलाइड हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हमने ले लिया। अब ये 2 स्टेप में होगा, एक स्टेप में नहीं होगा। ये 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन करनी पड़ेगी, सॉरी एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। एक बार जब हम इसका KOH से रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक मीडियम में, तो यहाँ पर एक Cl हम लोग रिमूव कर देंगे और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक Cl को रिमूव करने से और एक तरफ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और फर्दर फिर यहाँ पर इसकी अगेन दोबारा से हम लोगों को इसको, ये जो फर्दर जो भी हमारे पास कंपाउंड आया, फर्दर इसको दोबारा हमें इसमें बेटा रिएक्शन कराना पड़ेगा इसका KOH से, मतलब दोबारा से इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। तो ये फाइनली क्या होगा, दूसरा हैलोजन भी हमारे पास और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन, और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकलता है हमारा H2O और KCl, और यहाँ पर भी H2O और KCl निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथीन। इथीन से बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, इथीन से फॉर्मल्डिहाइड। यस, ये तो हमारा ओजोनोलाइसिस हो गया, ये मैंने करा दिया, दोबारा नहीं करा रहा, ओजोनोलाइसिस से बन जाएगा। जिमिनल डाइब्रोमाइड फ्रॉम इथाइन, इथाइन से जिमिनल डाइब्रोमाइड बनाना है, ये बना लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन अब मैं करता हूँ। जिमिनल डाइब्रोमाइड फ्रॉम इथाइन, उसको क्या नंबर दे दूँ मैं, चलो ABCD दे देता हूँ, ए बोल देता हूँ उसको, ठीक है, ताकि जो PDF लें उसको तो उनको पता लगे कि कौन सा आंसर कहाँ पर है। तो इथाइन से जिमिनल जिमिनल में क्या होता है कि एक ही कार्बन पर 2 Cl ग्रुप अटैच होता है। तो बेटा ये हमारे पास रहा इथाइन। जिमिनल डाइब्रोमाइड बनाना है तो Br2 से रिएक्शन किया सबसे पहले, तो जिमिनल डाइब्रोमाइड इथाइन से बनाना है। इथाइन से तो देखो डायरेक्ट नहीं बन सकता, पहले इथाइन से इथीन बनाना पड़ेगा। ये उन्होंने 2 स्टेप मैकेनिज्म दे दिया बेटा। तो पहले तो इथाइन से इथीन बनाना पड़ेगा, पहले इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बनेगा C2H4, फिर इस C2H4 पर हम लोगों को Br2 से रिएक्शन कराना, नहीं फिर विसिनल बनेगा इसमें। तो यस ठीक है, इसमें हमारे पास HBr से रिएक्शन करना होगा असल में, तो वो मुझसे गलती हो गई है, तो मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि हमें इसमें HBr से रिएक्शन होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। इसका जब हम एक बार HBr से करेंगे तो ये एक बार मार्कोनिकोव रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो कहीं पर भी H और कहीं पर भी Br आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दोबारा से इसी पर HBr को जब आप ऐड करेंगे तो अब दोबारा से जब HBr से इसका रिएक्शन कराएंगे तो अब ये मार्कोनिकोव रूल अटैच होगा, और जहाँ पर ज़्यादा ब्रोमीन है ऑलरेडी वहाँ पर जाकर ये चीज़ अटैच हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर Br अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड जिमिनल, इसको हम कहते हैं जिमिनल डाई ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, पिक्रिक एसिड फ्रॉम कार्बोलिक एसिड। फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, तो अब देखो हमने यहाँ पर फिनॉल ले लिया, अब पिक्रिक एसिड बनाना है इससे, तो हमने इसकी नाइट्रेशन कर देनी है, नाइट्रेशन कर देनी है, HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है। लेकिन ये HNO3 कंसनट्रेटेड होगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी कंसनट्रेटेड होगा, तो एक ही मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा जिस पर 246 पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे। यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2। इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ होता है। इसके बाद इथाइल अमाइन फ्रॉम एसिटामाइड, एसिटामाइड से इथाइल अमाइन की फॉर्मेशन करनी है। तो एसिटामाइड क्या हमारे पास होता है, तो ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये हो गया एसिटामाइड। और इससे हमें क्या बनाना है बेटा, इथाइल अमाइन बनाना है। तो अब ये दो रिएक्शन आपको मैंने होमवर्क दे दिया बच्चों, ये दो रिएक्शन आप खुद करो, बाकी पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, तो थोड़ी खुद भी मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको भी लर्निंग हो। तो बाकी पूरा पेपर कंप्लीट मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए या नोट्स चाहिए, सॉल्व टारगेट पेपर वगैरह कुछ भी है, तो मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।